हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एनएफएससी और एनएफओबीसी के बारे में देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो क्या होते हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड रहती है, इसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है और इसके अकॉर्डिंग कितनी सीट्स रहती है। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी क्वालिफाई कर लेता है तो उसको कितनी फेलोशिप अमाउंट और कितने टाइम के लिए मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी क्या होता है, तो ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टूडेंट्स एमफिल या फिर पीएचडी के अंदर इनरोल करते हैं उनको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं, जो एनएफएससी है, एनएफएससी का मतलब होता है नेशनल फेलोशिप फॉर एससी, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स। तो ये जो एनएफएससी है ये क्या है, फेलोशिप प्रोग्राम है शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एनएफओबीसी की, तो एनएफओबीसी होता है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड रहती है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब हमने सीएसआईआर नेट का एक ओवरव्यू दिया था तो उसके अंदर हमने एलिजिबिलिटी की बात की थी, तो सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई रहता है। जैसे कि अगर हम एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है वो 28 ईयर तक जैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं वो 31 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। जो एससी स्टूडेंट्स है वो 33 ईयर की एज तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी है वो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो एज है या फिर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो जो सीएसआईआर नेट या फिर यूजीसी नेट का जो एक क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी परफॉर्मा रहता है, तो सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई रहता है। ठीक है, अगर हम एज या फिर क्वालिफिकेशन किसी भी चीज की बात करें तो जैसा हमारा सीएसआईआर या फिर यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे खाली एक ये डिफरेंस रहता है कि अगर हम एनएफएससी की बात करें तो इसके लिए सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं और एनएफओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लास के कैटेगरी के स्टूडेंट्स और इसके अलावा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इसके लिए, तो एनएफएससी हो या फिर हमारा एनएफओबीसी इसके लिए अलग से कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप के लिए अलग से कोई टेस्ट होगा या फिर ओबीसी वालों के लिए कोई अलग से टेस्ट होगा। इसके लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता, बल्कि जो सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होता है, अगर हम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बात करें या फिर नॉन साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए जैसे कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम रहता है उन्हीं के जो उनके मार्क्स आते हैं, इन्हीं के जो मार्क्स होते हैं उन्हीं के बेस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उसी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को एनएफओबीसी या फिर एनएफएससी के लिए एलिजिबल या फिर उनका क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई कैंडिडेट है जिसके की सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम के अंदर 49% मार्क्स आए हैं और जो एससी कैटेगरी की जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो मैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं, तो जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो 50% कट ऑफ रही है। ठीक है, और कोई ऐसा स्टूडेंट है एससी कैटेगरी से जिसके 49% मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो उस स्टूडेंट्स का क्योंकि मार्क्स 1% से रह जाता है ना, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम है कि अगर कोई स्टूडेंट्स सीएसआईआर नेट जेआरएफ या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की जो कट ऑफ रहती है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो उन स्टूडेंट्स को एनएफएससी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर ओबीसी की कट ऑफ सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम के अंदर जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो 50% है। ठीक है,
और किसी कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो 49% आ जाते हैं, तो क्योंकि उसका जो जेआरएफ है वो कुछ पॉइंट से या फिर कुछ मार्क्स से ही रह गया, तो उन स्टूडेंट्स को एनएफओबीसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे ये मत सोचना आपकी जो ये 1% में, जैसे कि यहाँ पे 50% का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे मैंने 50% का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये एक कट ऑफ है कि जितना भी हमारा CSIR नेट का जेआरएफ रहता है उसकी जो कट ऑफ रहती है उससे 1% अगर आपके कम है तो ही आपका जेआरएफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बल्कि मेरिट बेस है। अब ये 49 पे भी हो सकता है, ये 48 भी हो सकता है। जिन जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है SC कैटेगरी के अंदर, कुछ तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका CSIR नेट जेआरएफ ही ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है, उस कट ऑफ को ये क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स रह जाते हैं जिनके कुछ पॉइंट से, जैसे कि 0.5 मार्क्स से या फिर 1 मार्क्स से, 0.5% से या फिर 1% से उनका जेआरएफ रह जाता है, तो उन स्टूडेंट्स को एनएफएससी या फिर अगर ओबीसी कैटेगरी या फिर ईबीसी कैटेगरी से स्टूडेंट्स हैं तो उनको इन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है पीएचडी के या फिर एमफिल के दौरान, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल होती है एनएफएससी या फिर ओबीसी प्रोग्राम में, तो फर्स्ट अगर हम बात करें एनएफएससी के लिए, तो एनएफएससी के अंदर टोटल 2000 सीट्स होती है हमारी, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम होता है, और जो नॉन साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि ह्यूमैनिटीज या फिर दूसरे, तो उनके लिए यूजीसी नेट का जेआरएफ कंडक्ट किया जाता है। तो जो टोटल एनएफएससी के अंदर 2000 सीट्स है उसमें से 1500 सीट्स तो यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए होती है, और जो सीएसआईआर नेट के हैं उनके लिए 500 सीट्स रिजर्व रहती है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर एनएफओबीसी की बात करूं तो वहां पे टोटल 1000 सीट्स होती है हमारी, और सीएसआईआर नेट यानी कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए जो रिजर्व सीट रहती है वो 250 होती है, और जो यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनके लिए 750 सीट्स रहती है रिजर्व, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फेलोशिप अमाउंट के लिए कि सीएस अगर कोई स्टूडेंट है उसका एनएफएससी या फिर अगर कोई ओबीसी या फिर ईबीसी कैंडिडेट है उनका ओबीसी एनएफओबीसी क्वालिफाई हो चुका है तो उनको कितनी फेलोशिप मिलती है, तो जितनी फेलोशिप एक सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट्स को मिलती है उतनी ही फेलोशिप एनएफएससी और एनएफओबीसी कैंडिडेट्स को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो अभी तक क्या था कि 31,000 फेलोशिप एज एन जेआरएफ सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मिल रही थी, तो उतनी ही एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी फेलोशिप अमाउंट मिल रही थी, और एसआरएफ की जो अमाउंट थी वो 35,000 थी, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आज ही एक वीडियो और अपलोड की थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि डीएसटी इंडिया की तरफ से ट्वीट करके ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है फेलोशिप हाइक के लिए, तो जो अब जेआरएफ अमाउंट थी वो 31,000 से इंक्रीज करके 37,000 कर दी गई है, ठीक है। और जो एसआरएफ अमाउंट है वो अब 35,000 से इंक्रीज करके 42,000 कर दी गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एनएफएससी है या फिर एनएफओबीसी है उन कैंडिडेट्स के लिए भी ये फेलोशिप हाइक वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। उनकी भी जो जेआरएफ या फिर एसआरएफ की जो फेलोशिप की अमाउंट है वो इंक्रीज होगी, लेकिन अभी तक एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे भी फेलोशिप जो है वो इंक्रीज जरूर होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं यहाँ पे आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी से या फिर ईडब्ल्यूएस सॉरी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से, जो जिन स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहती इसके बारे में। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इन कैटेगरी से जिनका जेआरएफ कुछ पॉइंटों से जैसे कि 0.5 मार्क्स से या फिर 1 मार्क्स से रह जाता है, तो वे जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको इस फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में नहीं पता होता तो वे ये जो हमारी फेलोशिप है ये क्वालिफाई होते हुए भी,
क्योंकि जैसे कि इनका अगर 0.5 से या फिर 1% से रह जाता है तो इनका एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी क्वालिफाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इनका ये क्वालिफाई होने के बाद भी क्योंकि इनको ज्यादा इसका पता नहीं रहता तो भी ये स्टूडेंट्स इसका फायदा नहीं उठा पाते, ठीक है। और इस प्रोग्राम का ज्यादा उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता या फिर उनको बहुत लेट इसका पता चलता है। तब तक क्या पता इसकी जो वैलिडिटी है, जो जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल की रहती है, वो वैलिडिटी खत्म हो जाती है या फिर टर्मिनेट होने के टाइम पे ही उनको पता चलता है। तो आप इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने जो फ्रेंड्स है उनके साथ ज्यादा शेयर करें जिनका जो लास्ट जेआरएफ है वो कुछ ही मार्क्स से रह गया हो, जैसे कि किसी का 0.5 से अगर रह जाता है तो आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा अगर एनएफएससी का जो रिजल्ट है, ठीक है, या फिर जो एनएफओबीसी इन प्रोग्राम के लिए जो लिस्ट जनरेट की जाती है क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स के लिए, वो कहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो आप इस लिस्ट को एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी कैंडिडेट्स की क्वालिफाइंग जो लिस्ट रहती है उसको आप गूगल के ऊपर सिंपली एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स उसके लिए आप लिख के इस लिस्ट को देख सकते हो, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये लिस्ट कितने दिन के बाद जनरेट होती है, तो जैसे कि अभी CSIR नेट का जैसे ही एग्जाम आता है, जैसे कि अभी जो एग्जाम हुआ था जून 2023 के अंदर, तो जैसे ही CSIR नेट JRF का एग्जाम आता है तो इसके कुछ ही मंथ्स के अंदर, जैसे कि 3 मंथ या फिर 6 मंथ के अंदर ही इस लिस्ट को जनरेट कर दिया जाता है। तो मैं आपसे यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप कंटिन्यू इन साइट्स के ऊपर विजिट करते रहे और जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो हम भी आपको इस चैनल के ऊपर बता देंगे, ठीक है। और एक और चीज कि जो हमारा अभी लास्ट एग्जाम हुआ था, जैसे कि यूजीसी का जो लास्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर के अंदर, ठीक है, जिसका रिजल्ट आ चुका है 2022 वाला जो पेपर था उसका रिजल्ट आ चुका है। या फिर अगर हम बात करें CSIR नेट का, तो जो जून साइकिल के अंदर एग्जाम हुआ था, तो इनका जो एनएफएससी है, जो एनएफएससी है या फिर एनएफओबीसी की जो क्वालिफाइंग लिस्ट है वो इन साइट्स के ऊपर अब अवेलेबल है, ठीक है। इसी मंथ के अंदर इस लिस्ट को अपडेट किया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप जिन कैंडिडेट्स का इस एग्जाम के अंदर जो दिसंबर 2022 था यूजीसी का या फिर CSIR का जो जून 2022 था, उस एग्जाम के अंदर अगर कोई SC या फिर OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे जिनका JRF कुछ पॉइंट से रह गया था, तो आप जरूर इन साइट्स के ऊपर जाके जरूर विजिट करें और इस लिस्ट को डाउनलोड करके देखें कि क्या आपका भी इसके अंदर नाम है या फिर आपका ये टेस्ट या फिर ये फेलोशिप प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।